अच्छा, पिछले वीडियो में हम लोग भारत की संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अंग राज्यों की कार्यपालिका। भारत में दो स्तर पर सरकारें चलती है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर हम लोग पढ़ चुके थे। केंद्र स्तर की जो कार्यपालिका होती है उसी को ही कहते हैं संघीय कार्यपालिका। अब आज पढ़ेंगे हम लोग अंग राज्यों में जो कार्यपालिका होती है उसके बारे में। तो कार्यपालिका होती क्या है, तो इसके बारे में आप डिटेल में मैंने एक वीडियो बना दिया था, कार्यपालिका संबंधी चर्चा। उसको आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो इसमें हम नहीं जा रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं कि अंग राज्यों में जो कार्यपालिका है उसमें ठीक केंद्र की तरह दो भाग होते हैं कार्यपालिका का। एक भाग होता है अस्थायी कार्यपालिका या राजनीतिक, और दूसरा होता है स्थायी कार्यपालिका या गैर राजनीतिक। तब थोड़ा समझे अस्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं। हालांकि ये भी समझाया हुआ है पहले मेरा उस वीडियो में कार्यपालिका में। अस्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं कि कार्यपालिका के वे व्यक्ति जो लोग आपका परमानेंट अपने पोस्ट पर नहीं रहते, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, ये जो है ये हालांकि 5 साल के लिए, जनरली 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन 5 साल बाद ये फिर आएंगे या और अगले 20 साल तक रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। टेम्पोररी है, 5 साल बाद जनता इनको हटा भी सकती है इनके पद से। इसलिए इनको अस्थायी या टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। साथ में इनको राजनीतिक कार्यपालिका इसलिए कहते हैं कि ये सारे जो व्यक्ति हैं, इन राज्यपाल को छोड़ दीजिए, ये सारे जो व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, ये लोग चुनाव के माध्यम से, राजनीतिक क्रियाकलाप के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से अपने पद पर बैठते हैं। इसलिए इनको राजनीतिक कार्यपालिका भी कहा जाता है। दूसरा कार्यपालिका का भाग है स्थायी कार्यपालिका या गैर राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है। स्थायी का मतलब क्या, परमानेंट। तो परमानेंट कार्यपालिका किसे कहते हैं कि हर राज्य में जो उच्च सरकारी पदाधिकारी होते हैं, हालांकि निचले पदाधिकारी भी कार्यपालिका में ही आएंगे, वो आप लोग कार्यपालिका को देख लीजिए, वीडियो को समझ जाइएगा। लेकिन ज़्यादातर हम लोग डिनोट करते हैं जो उच्च पदाधिकारी होते हैं सरकारी प्रशासन में, उन लोगों को ही कहा जाता है आपका अस्थायी कार्यपालिका। और अस्थायी कार्यपालिका इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये परमानेंटली एक निश्चित उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं। ये जनता की इच्छा के ऊपर इनका पद नहीं रहता है, इनकी नौकरी होती है। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद जनता इनको बदल देगी, इसलिए परमानेंट है एक निश्चित उम्र तक। तो इसलिए इनको कहा जाता है अस्थायी कार्यपालिका। और गैर राजनीतिक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये राजनीति के माध्यम से या जनता द्वारा चुनकर नहीं आते हैं, ये नौकरी होती है इनकी, इसलिए इनको गैर राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि एक राज्य में कार्यपालिका का गठन कैसे होता है, ठीक है। एक भारत के किसी भी राज्य में कार्यपालिका का गठन, कार्यपालिका का गठन मतलब इसका पढ़ेंगे राजनीतिक कार्यपालिका। गैर राजनीतिक हम लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। और गैर राजनीतिक कार्यपालिका में जो आते हैं, जैसे मुख्य सचिव, सचिव होता है, उनके बारे में अलग छोटा सा एक वीडियो बन जाएगा। फोकस हमारा होगा इस वीडियो में जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है और उसका मंत्रिमंडल है, उसके ऊपर, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ये तैयार कैसे होता है, कैसे कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े हैं इसके पहले भारत की संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका को अच्छी तरह देख लीजिए, उसी पैटर्न पर राज्यों में कार्यपालिका है, केवल नाम का फर्क पड़ जाएगा, पोस्ट का फर्क पड़ जाएगा। वहाँ प्रधानमंत्री, यहाँ मुख्यमंत्री, वहाँ प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल, यहाँ मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल, वहाँ उप प्रधानमंत्री, यहाँ उप मुख्यमंत्री, केवल पद का नाम चेंज हो रहा है। पैटर्न जो है कार्यपालिका का, जो गठन हो रहा है, एक ही तरीके से हो रहा है। हाँ, वहाँ क्या है, वहाँ की जो विधानपालिका है लोकसभा और राज्यसभा अर्थात संसद भवन, और राज्यों में जो विधानपालिका है उसको विधानमंडल कहते हैं। तो कहीं पर राज्यों में एक विधानमंडल में 2 सदन है, केंद्र की तरह लोकसभा और राज्यसभा की तरह, और कहीं पर केवल एक ही सदन है अर्थात विधानसभा है। तो भारत में केंद्रीय स्तर पर जो कार्यपालिका का गठन होता है वो कहाँ से होता है, वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर से होता है। उसी तरह राज्यों में जो कार्यपालिका का गठन होता है वो आपका विधानसभा और विधान परिषद, जो राज्य विधानमंडल होता है, उसके 2 जो हाउस होते हैं, जिन जिन राज्यों में 2 हाउस है, उन राज्यों में इन दोनों सदनों के अंदर से ही आपका राज्य की कार्यपालिका का गठन होता है। तो कैसे है, जैसे मान लीजिए ये विधानमंडल है राज्य का, विधानमंडल। तो विधानमंडल में आपका 2 हाउस जिन राज्यों में है,
ठीक है, हर राज्य में नहीं है भारत में। जिन राज्यों में 2 हाउस है, एक हाउस का नाम होगा विधानसभा, विधानसभा, दूसरे हाउस का नाम है विधान परिषद, विधान परिषद। और जिन राज्यों में 2 हाउस नहीं है विधानमंडल में, केवल वहाँ विधानसभा होती है, विधान परिषद नहीं होता है। तो जहाँ केवल विधानसभा है वहाँ विधानसभा के अंदर से आपका मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का गठन होता है, अर्थात कार्यपालिका का गठन होता है। और जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है वहाँ दोनों को मिलाकर दोनों में से आपका कार्यपालिका का गठन होता है। तो हम लोग दोनों पर समझ लेते हैं। तो होता क्या है कि हर 5 साल बाद राज्यों में चुनाव करवाया जाता है विधानसभा का, राज्य की कार्यपालिका का गठन करने के लिए, अर्थात मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तैयार करने के लिए। तो अब विधानसभा का जब चुनाव होता है तो हम लोग पढ़े थे कि जैसे एक राज्य में विधानसभा की कुछ सीटें फिक्स हैं, अलग अलग राज्य में अलग है लेकिन फिक्स है। जैसे पश्चिम बंगाल को ही अगर मानकर चले तो पश्चिम बंगाल में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? आपका विधानसभा की सीटें हैं टोटल 294, ठीक है, 294 सीटें हैं। मान लीजिए ये एक एक विधानसभा क्षेत्र है, एक एक, ठीक है, ये मान लीजिए पश्चिम बंगाल राज्य है और एक एक विधानसभा क्षेत्र है। अब एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर अब आप देखिएगा कि बहुत सारा एरिया, बहुत सारा इलाका लेकर, ऐसे नॉर्मली जनरली कहा जाता है 75,000 की जनसंख्या को लेकर एक विधानसभा क्षेत्र का गठन किया जाता है, मिनिमम 75,000। तो 75,000 की जनसंख्या में देखिएगा कई सारे इलाके आ जाते हैं। तो कई सारे इलाकों को लेकर एक विधानसभा क्षेत्र का गठन होता है और हर एक विधानसभा क्षेत्र का एक एक नाम दिया जाता है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में ऐसे 294 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो 294 विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन होगा और एक विधानसभा क्षेत्र से कई पार्टियां, कई राजनीतिक दल अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं, कोई निर्दल भी खड़ा हो सकता है और इनमें से एक व्यक्ति जीतता है और वो व्यक्ति जीतकर चला जाता है, विधानसभा का सदस्य बन जाता है, ठीक है। विधानसभा को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा। तो ये जो विधानसभा क्षेत्र से जीता इलेक्शन से, वो व्यक्ति किसका मेंबर होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है। तो इसको शॉर्ट में कहते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। शॉर्ट हो जाएगा मेंबर का M, लेजिस्लेटिव का L और असेंबली का A, MLA। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल में कितने MLA होंगे? 294, एक एक सीट से एक एक MLA, तो 294 MLA हुए। अब भारत के संविधान में कहा गया है कि MLA इलेक्शन के बाद, अर्थात असेंबली इलेक्शन के बाद जिस पार्टी का बहुमत सीट होगा, बहुमत सीट मतलब आधा से एक ज़्यादा, 294 MLA होंगे, तो इसमें कुछ तृणमूल कांग्रेस के होंगे, कुछ कांग्रेस के होंगे, कुछ CPIM के होंगे, कुछ BJP के MLAs होंगे, अलग अलग पार्टी के। तो जिस पार्टी का बहुमत MLA होगा, बहुमत, ठीक है, बहुमत मतलब 294 का हाफ कीजिएगा और हाफ में एक जोड़ दीजिएगा, उसको कहते हैं मेजोरिटी। तो मेजोरिटी करने से कितना होगा? 294 का 147 होगा इसका हाफ और एक जोड़ दीजिए तो 148 MLA जिस पार्टी का होगा, उसी पार्टी के MLA में से एक MLA को उस राज्य का, जिस राज्य की बात हो रही है, मान लीजिए पश्चिम बंगाल की ही बात हो रही है, तो उस राज्य का राज्यपाल उस एक व्यक्ति को, इसी MLA में से इसी एक व्यक्ति को राज्यपाल उस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। अब वो व्यक्ति कौन होगा? वो व्यक्ति यही लोग तय करेंगे जो इस पार्टी के MLA हैं 148 मान लीजिए, तो 148 MLA अपने में से एक व्यक्ति को अपना नेता चुन लेते हैं और नेता चुनकर उसका नाम सजेस्ट करते हैं राज्यपाल को कि इस व्यक्ति को, ये हमारा लीडर है, इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। तो राज्यपाल जो है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है। तो इस 148 में से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, एक MLA मुख्यमंत्री बन गया। अब जैसे मान लीजिए ममता बनर्जी हैं हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में मुख्यमंत्री, तो वो भी एक MLA है, लेकिन उनके पार्टी के जितने भी MLAs हैं चुनाव के बाद उनको ममता बनर्जी जी को अपना लीडर चुने, ठीक है, और राज्यपाल को सौंपा और राज्यपाल ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया। तो अब इसमें से 148 में से एक MLA चला हो गया मुख्यमंत्री, अब बचे 147। अब ये 147 में से मुख्यमंत्री क्या करेगा? कुछ MLAs को, कुछ MLA को, कुछ विधायकों को, हिंदी में विधायक कहते हैं, कुछ विधायकों को वो मंत्री के रूप में आपका राज्यपाल को सजेस्ट करेगा कि इस MLA को आप मंत्री पद पर नियुक्त कीजिए। तो उनको वो मंत्री के रूप में नियुक्त करता है। अब मंत्री मतलब आपका
शिक्षा मंत्री है, खेल मंत्री है, आपका इमरजेंसी एंड फायर मिनिस्टर है, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। तो वो मंत्री नियुक्त करेगा राज्यपाल। अब इन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा ये मुख्यमंत्री करेगा कि अब मंत्री तो नियुक्त हो गए, मान लीजिए 20 मंत्री हुए या 15 मंत्री हुए, तो अब किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, किसको शिक्षा विभाग देना है अर्थात शिक्षा मंत्री का भार देना है, किसको स्वास्थ्य विभाग देना है, ये तय करता है आपका मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इस तरीके से राज्य में आपका कार्यपालिका का गठन होता है। मुख्यमंत्री हो गया और वो जो मंत्री नियुक्त किए गए उनको लेके ही हुआ उस पूरा मंत्रिमंडल, पूरा मंत्रिमंडल, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और राज्य का चूंकि ये मंत्रिमंडल है तो इसलिए क्या कहलाएगा, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और यूनियन में हम क्या पढ़े थे केंद्र स्तर पर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेम है, पैटर्न देखिए सेम है, केवल नाम का फर्क है। वहाँ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं, उस पर भी हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पे भी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी 3 कैटेगरी के मिनिस्टर आएंगे। तो पैटर्न सेम है, केवल नाम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हुआ। अब एक पोस्ट आपका अलग से बनाया जा सकता है इसी मंत्रिमंडल में से, कि मुख्यमंत्री चाहे तो किसी अपने पार्टी के किसी एक एमएलए में से आपका एक व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री के रूप में भी वो नियुक्त करवा सकती है या करवा सकता है। तो एक उप मुख्यमंत्री भी होता है उसको सपोर्ट करने के लिए, जनरली होते नहीं है लेकिन ये किया जा सकता है। ठीक है, यूपी में जैसे उप मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हुआ हमारा राज्य में। ठीक है, अब जिस राज्य में विधान परिषद भी है, दूसरा सदन है, वहां का भी थोड़ा सिस्टम समझ लीजिए। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा को याद कीजिए कि राज्यसभा का मेंबर भी प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्री बन सकता है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह का मैंने उदाहरण दिया था भारत की संघीय कार्यपालिका में, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, अर्थात 2 बार प्रधानमंत्री रहे और दोनों बार राज्यसभा से ही प्रधानमंत्री बने थे। वही सिस्टम राज्य की विधानमंडल में भी फॉलो किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए विधानसभा का एमएलए नहीं है, मतलब वो एमएलए नहीं है, ठीक है, इलेक्शन नहीं लड़ा वो, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल अर्थात विधान परिषद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। थोड़ा विधानमंडल भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, विधानमंडल पर भी मैंने पढ़ाया है, भारत की विधानपालिका, वो टॉपिक भी आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर भी आपका मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है। अर्थात मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए आप दोनों हाउस में से किसी भी एक हाउस के सदस्य रहेंगे तो मुख्यमंत्री और मंत्री आप बन सकते हैं। तो बहुत समय देखा जाता है कि बहुत सारे मुख्यमंत्री, मैंने बहुत सारे नहीं कहूँगा, कुछ मुख्यमंत्री विधानसभा के मेंबर नहीं रहे, वो विधान परिषद का मेंबर बनकर वो मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। ठीक है, जैसे नीतीश कुमार का उदाहरण ले लीजिए, बिहार में वो विधान परिषद के मेंबर होते हैं, वो एमएलए इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। और विधान परिषद का मेंबर कैसे बना जाता है मैंने राज्य विधानमंडल में पढ़ाया है, उसका भी वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। तो विधान परिषद का सदस्य भी आपका मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है। और ऐसा भी है, जैसे देखिए कि प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी भी हाउस के सदस्य हों, दोनों हाउस में से किसी भी हाउस का सदस्य आप नहीं है तो भी आप मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि आप, जैसे ये ममता बनर्जी जो हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी, 2021 में चुनाव हुआ, तो वो एमएलए भी नहीं थी और एमएलसी भी नहीं थी। हालांकि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो विधानसभा की सदस्य नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री बनी। लेकिन शर्त ये है कि 6 महीने के अंदर, मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को चाहे एमएलए बन जाना होगा, चाहे एमएलसी बन जाना होगा, अर्थात विधानसभा का मेंबर बन जाना होगा या विधान परिषद का मेंबर बन जाना पड़ेगा, तब तो वो मुख्यमंत्री रह पाएगा, नहीं तो उसको इस्तीफा दे देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई विधानसभा चुनाव के बाद, वो एमएलए नहीं थी। तो हुआ क्या कि पश्चिम बंगाल का एक विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र से उनके पार्टी का एक एमएलए था, उसने रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद वहाँ चुनाव करवाया गया। चुनाव जब रिजाइन कर देगा तो वहाँ फिर से चुनाव होगा ना, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा फिर वहाँ अलग से चुनाव करवाया गया
उस सीट के लिए, और उस सीट से ममता बनर्जी उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई और जीत गई तो अब वो एमएलए बन गई उस सीट से, उस विधानसभा सीट से वो एमएलए हैं, तो अब वो मुख्यमंत्री रहेंगी। तो ये ऐसे भी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। अब जो है अंग राज्यों की कार्यपालिका में जो बॉस होता है, जो अध्यक्ष होता है, जैसे आपका केंद्र स्तर पर कौन है, राष्ट्रपति। जो संघीय कार्यपालिका है उसका बॉस कौन होता है, राष्ट्रपति। उसी तरीके से वही पैटर्न फॉलो किया गया है राज्यों की कार्यपालिका में। राज्य में भी एक अध्यक्ष रख दिया जाता है, मतलब राज्य का वही अध्यक्ष होगा, राज्य का वही हेड होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वही गार्जियन है, हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। लेकिन वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही शासन को चलाता है। जैसे केंद्र में क्या है कि राष्ट्रपति देश का बॉस है, हेड है, कार्यपालिका का अध्यक्ष है, संविधान में लिखा हुआ कि सारी कार्यपालिका की शक्तियां उसके हाथों में निहित है। उसी तरह राज्य में भी राज्यपाल के हाथ में, राज्यपाल होता है, उसके हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियां निहित होती है। लेकिन उसको अप्लाई कौन करता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। जैसे केंद्र में अप्लाई कौन करता है, आपका प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। तो प्रधानमंत्री वहाँ क्या हो गया, वास्तविक शासक, और राष्ट्रपति क्या हुआ, नाम मात्र का शासक। उसी तरीके से राज्यों में राज्यपाल जो है वो नाम मात्र का शासक या संवैधानिक प्रधान, संविधान ने उसको प्रधान बनाया इसलिए वो संवैधानिक प्रधान या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहलाता है। और रियल हेड, वास्तविक प्रधान कौन, रियल में शासन कौन करता है राज्य का, मुख्यमंत्री। तो रियल हेड हो गया मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के बारे में हम लोग पढ़ लिए, और मुख्यमंत्री के फंक्शन जो है, कार्य जो है, तो कार्य में आप पढ़ लीजिएगा किताब में। अब ये कंसेप्ट समझ गए तो अब मुख्यमंत्री का कार्य समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्य में क्या है कि मंत्रियों की नियुक्ति करवाना, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करवाना, किसी भी मंत्री को वो कब रखे कब हटाए उसके ऊपर डिपेंड करना, मंत्रिमंडल की बैठक जब होती है वो अध्यक्षता करेगी या करेगा। हाँ, विधानसभा में विधानमंडल जो होता है राज्य का, वो उसका नेता या नेत्री होती है, अगर औरत है तो नेत्री होती है। ठीक है, यही सब उसके काम है। ठीक है, मेन फंक्शन समझना हम लोगों को भारत अंग राज्यों के राज्यपाल का। राज्यपाल क्या है, राज्यपाल किसी चुनाव के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं। राज्यपाल चुनाव के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं। राज्यपाल आपका न्यूट्रल व्यक्ति होगा, वो किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं होगा। राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, राज्यपाल का नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेट किया जाता है राज्यपाल। तो भारत का राष्ट्रपति अंग राज्यों के राज्यपाल को नॉमिनेट करता है कि कौन अंग राज्य का राज्यपाल बनेगा, भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा उसको। ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए राज्यपाल की कि उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष की हो, वह भारत का नागरिक हो। ये तो कॉमन है सब में, भारत का नागरिक होना, लेकिन यहाँ उम्र क्या है, कम से कम 35 वर्ष उसकी उम्र हो, वो पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो किसी कोर्ट के द्वारा। और चौथा है कि विधानसभा का मेंबर बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता उस व्यक्ति के अंदर हो, तो ऐसा व्यक्ति भारत का राज्यपाल, अंग राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, अंग राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। ठीक है, और राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर लेकिन वो रहता है, वो 5 साल के बाद अगला 5 साल के लिए भी वो नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। वो राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर होता है, या उसके पहले भी हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर है। ठीक है, तो राज्यपाल का पद थोड़ा हटकर है। अब हम लोग पढ़ते हैं राज्यपाल का पावर एंड फंक्शन, यही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है राज्यपाल के पावर एंड फंक्शन में। तो जैसे राष्ट्रपति का हम लोग वहाँ पावर एंड फंक्शन पढ़े थे केंद्रीय विधान कार्यपालिका में, कि राष्ट्रपति के कार्यों को हम लोग 3-4 भागों में बांटे थे, विधायिका संबंधी कार्य या विधायिनी शक्तियां। उसी तरह से राज्यपाल का होगा आपका कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। राज्यपाल क्या है, राज्य के कार्यपालिका का हेड होता है, तो इसका मतलब उसका फर्स्ट काम कार्यपालिका से रिलेटेड होगा। कार्यपालिका से मतलब जो राज्य का शासन है उससे रिलेटेड काम होगा। तो पहला काम हो गया आपका कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राज्यपाल की होती है, तो वो क्या होगा कि कार्यपालिका से रिलेटेड होगा। तो कार्यपालिका भी हम लोग पढ़ कर गए कि अंग राज्य में कार्यपालिका क्या होती है, मुख्यमंत्री, उसका मंत्रिमंडल। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो काम होगा, या कि जो उच्च पदाधिकारी होते हैं, सरकारी उच्च पदाधिकारी, उससे रिलेटेड जो राज्यपाल के काम है वो आ जाएंगे आपकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, या इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में जैसे देख लीजिए, पहला कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति, मतलब मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा। ठीक है,
फिर एडवोकेट जनरल होता है आपका राज्य का, जैसे हम लोग केंद्र में पढ़े थे आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या था, भारत सरकार का वकील है। उसी तरह राज्य सरकार का भी एक वकील होता है जो राज्य सरकार के केस को फाइल करता है या राज्य सरकार के केस को देखता है या राज्य सरकार को या राज्यपाल को कानूनी सलाह देता है, तो उस व्यक्ति को कहते हैं एडवोकेट जनरल। उसकी भी नियुक्ति अंग राज्य का राज्यपाल ही करता है। फिर हर राज्य में एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी एसपीएससी होता है। जैसे राज्य में जो सरकारी नौकरियां होती है उच्च पदों वाली, तो उस नौकरी के लिए जो एग्जाम वगैरह होते हैं या नौकरी की जो शर्तें वगैरह होती है वो डिटरमाइन करता है पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसमें कुछ सदस्य होते हैं और एक चेयरमैन होता है, तो उसके चेयरमैन की नियुक्ति भी भारत राज्यपाल ही करता है। तो इस तरीके से और भी एक है, जैसे मान लीजिए जितने आपके राज्य में यूनिवर्सिटीज है, राज्य की यूनिवर्सिटी, उसके तो चांसलर जो होता है, जो हेड होता है चांसलर उसको कहते हैं, वो तो राज्यपाल ही होता है। और जो वाइस चांसलर होता है उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। तो ये सारी चीजें आ गई आपका एग्जीक्यूटिव पावर्स में, और भी आप किताब में पढ़ लीजिएगा कि उसके एग्जीक्यूटिव पावर्स में और क्या क्या काम है। ये मेन मैंने बताया। उसके बाद आइए उसका दूसरा काम लेजिस्लेटिव पावर, मतलब विधायनी शक्तियां। तो विधायनी मतलब क्या, विधान पालिका से संबंधित शक्तियां। तो राज्य का जो विधान पालिका होती है या राज्य का जो विधानमंडल होता है, अर्थात क्या विधानसभा और विधान परिषद, उससे रिलेटेड जो काम होगा राज्यपाल का, वो हो जाएगा आपका लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर या विधायनी शक्तियां गवर्नर का। तो विधायिका से संबंधी क्या काम होता है राज्यपाल का, पहला काम कि आपका जैसे विधानमंडल का जो अधिवेशन बुलाना, आपका विधानसभा का अधिवेशन बुलाना या स्थगित करना या विधानसभा को भंग कर देना, ये पावर आपका राज्यपाल के हाथ में है। फिर हम लोग पढ़े थे कि जो विधान परिषद होती है किसी किसी राज्य में, उस विधान परिषद में कुछ सदस्यों की नियुक्ति को मनोनीत करता है राज्यपाल अपनी इच्छा से। ठीक है, उसके बारे में क्राइटेरिया वगैरह जो कुछ है हम विधान परिषद जो पढ़ाए थे उसमें हम बता चुके हैं। और फिर जाकर बिल, कोई भी बिल अगर पास हो, इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी बिल अगर विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पास कर दिया जाए तो बिना राज्यपाल के सिग्नेचर का वो बिल कानून नहीं बनता। तो ये भी उसका लेजिस्लेचर से संबंधित ही काम है, मतलब विधायिका से संबंधित ही काम है। और फिर जाकर एक है आपका एंग्लो इंडियन। एक एंग्लो इंडियन, अगर कोई एंग्लो इंडियन चुनाव में जीत कर ना आया हो विधानसभा में, तो एक एंग्लो इंडियन को भारत का अंगराज्य का राज्यपाल विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। अभी एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन उनको कहा जाता है कि जिनके पिता या पूर्व पुरुष इंग्लैंड के हो, मतलब अंग्रेज हो, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एंग्लो इंडियन। विशेष करके यूरोपियनों को कहा जाता है जो यहाँ रहते हैं, ठीक है, यहाँ के नागरिक हो गए, लेकिन उनके पूर्वज वहां के थे, उस मूल के थे, ठीक है, तो उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपका लेजिस्लेटिव पावर्स में आ गया उसका, ठीक है। तीसरा ये आपका इकोनॉमिक पावर्स, मतलब राज्यपाल की आर्थिक शक्तियां या वित्तीय शक्तियां। तो वित्त मतलब क्या, आर्थिक मतलब क्या, रुपए पैसे से संबंधित बातें। तो जैसे बजट जो होता है, राज्य सरकार का जब बजट पेश किया जाता है तो अर्थ मंत्री जो होता है वो बजट पेश करता है, तो राज्यपाल के परमिशन से ही वो बजट पेश किया जाता है। मनी बिल हम लोग पढ़ चुके हैं, सब पहले के वीडियोज आप देखिए, समझ लीजिएगा, मैं केवल बता दे रहा हूँ कौन कौन से काम उसके हैं, ये सारे चीज पहले पढ़ाए जा चुके हैं। तो मनी बिल जो है राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किया जाता है आपका उसमें विधानसभा में। एक कंटीजेंसी फंड होता है, तो संचित निधि, अगर मान लीजिए आकस्मिक कोई खर्च आ गया राज्य सरकार का, तो अभी जिम्मेदारी अंग राज्य के राज्यपाल के ही हाथ में होता है। तो ये सारी चीजें जो है राज्यपाल के इकोनॉमिक पावर्स या आर्थिक शक्तियां या वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। चौथा है उसका काम जुडिशियल पावर्स। पहला तो पढ़ लिया एग्जीक्यूटिव पावर्स, उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स, उसके बाद इकोनॉमिक पावर, चौथा है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर का मतलब होता है न्यायिक शक्तियां, अर्थात जैसे देखिए आपका जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति तो भारत का राष्ट्रपति करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। हालांकि हाई कोर्ट राज्य में होते हैं, लेकिन नियुक्ति उनकी केंद्र द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। लेकिन राज्य में हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों की नियुक्ति भारत के अंगराज्य के राज्यपाल द्वारा होती है, जिस राज्य का राज्यपाल है, डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्ति। और हाई कोर्ट का जब जज नियुक्त करता है राष्ट्रपति, तो इस ऐसे समय में राष्ट्रपति अंग राज्य के राज्यपाल से सलाह भी लेता है कि हाँ किस व्यक्ति को किया जाए। तो यहाँ पर भी उसकी एक भूमिका है।
और दूसरा है कि जैसे राष्ट्रपति का था कि केंद्रीय तालिका में जो विषय आते हैं, अगर उस विषय के आधार पर किसी ने अपराध किया हो तो ऐसे व्यक्ति की सजा भारत का राष्ट्रपति माफ कर सकता है, यहाँ तक कि किसी का मृत्यु दंड भी वो माफ कर सकता है। राज्यपाल का भी उसी तरीके से राज्य में है कि राज्य में किसी व्यक्ति की सजा को माफ कर देना, कम कर देना उसका हक है, लेकिन हाँ मृत्यु दंड जो है किसी को अगर दे दिया गया है तो राज्यपाल के हाथ में नहीं है कि उसको माफ कर सके। तो यहाँ राष्ट्रपति से राज्यपाल के इस जुडिशियल पावर में यहीं पे फर्क थोड़ा सा हो जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट पावर भारत के अंग राज्यों के राज्यपाल की जो राष्ट्रपति को भी नहीं है, हालांकि राष्ट्रपति और राज्यपाल का पैटर्न सेम है, उसी पैटर्न पे बनाया गया है पद को, लेकिन राष्ट्रपति के पास भी वो शक्तियां नहीं है जो अंग राज्यों के राज्यपाल के पास है, वो है उसका डिस्क्रेशनरी पावर, या हिंदी में कहते हैं स्वेच्छाधीन शक्तियां। स्वेच्छाधीन, स्वेच्छा अधीन माने अपनी इच्छा के अधीन उसके पास कुछ पावर्स है। तो उस पावर्स में आपका उस पावर को यूज करने में राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सलाह नहीं माननी पड़ती है। ऐसे जनरली क्या होता है कि राज्यपाल जो कुछ भी करता है, नियुक्ति जो भी मनोनीत करना, बिल पर सिग्नेचर करना, जो कुछ भी वो करता है मंत्रिमंडल की सलाह से ही करता है, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह से ही करता है और उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है। लेकिन स्वेच्छाधीन शक्ति में क्या होता है, इसीलिए इसको कहते हैं स्वेच्छाधीन शक्ति, कि इसमें वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, अपनी इच्छा के अधीन है, वो अपनी इच्छा से कर सकता है। और स्वेच्छाधीन शक्ति को कोई चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, किसी कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है, और ये भी डिटरमाइन राज्यपाल ही करेगा कि वो उसकी स्वेच्छाधीन शक्ति क्या क्या है। हालांकि स्वेच्छाधीन शक्ति के बारे में आपका भारत के संविधान में है कि जैसे असम, नागालैंड, ये सब कुछ राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह है कुछ राज्य, उन राज्यों के राज्यपालों को कुछ एक्स्ट्रा वर्क दिए गए हैं करने के लिए उन राज्यों में। वो सब वर्क का मेंशन है, आप किताब में पढ़ लीजिएगा कि उन राज्यों के राज्यपाल कौन कौन से स्वेच्छाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो मेंशन है। लेकिन जनरली स्वेच्छाधीन शक्ति का मतलब क्या होता है कि राज्यपाल जब अपने स्वविवेक से काम करे, अपने विवेक से, तब वो कहलाती है स्वेच्छाधीन शक्ति। तो आर्टिकल नंबर 163 जो भारत के संविधान का है उसमें राज्यपाल की स्वेच्छाधीन शक्ति का उल्लेख है, ठीक है। तो ये स्वेच्छाधीन शक्ति, जैसे एक उदाहरण दूं आपको कि विधानसभा का चुनाव हुआ और हम लोग क्या जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर कोई पार्टी बहुमत में आया तो उस बहुमत के नेता को वो मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। और ऐसा भी होता है कि कोई पार्टी बहुमत में नहीं आया हो तो क्या करते हैं, विभिन्न पार्टी एक गठबंधन बना लेते हैं और गठबंधन बनाकर एक नेता को पेश करते हैं राज्यपाल के पास, और उस व्यक्ति को राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो कि किसी पार्टी का बहुमत नहीं आया और कोई गठबंधन ही नहीं बना, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है, वो उसकी इच्छा के ऊपर है। अब उसको वो समय दे देगा, कितने दिन का समय मिलता है, आप अपना वो दिखाइए, मेजोरिटी दिखाइए वगैरह, ठीक है। तो ये जो भूमिका है राज्यपाल की, इस स्वेच्छाधीन शक्ति के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरीके से राज्यपाल का और भी कुछ अगर बचा कुचा हो तो हम लोग इसी चैप्टर का एमसीक्यू और एसएक्यू डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो कुछ बचा कुचा है वो सब हम लोग फिर आगे पढ़ लेंगे, जो भी बचा कुचा है। और मुझे लगता है कि आज ये टॉपिक पूरा हुआ, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, इसमें बहुत सारा एमसीक्यू एसएक्यू बन जाएगा एग्जाम के लिए। और आगे हम वीडियो बनाएंगे तो इसी चैप्टर का एमसीक्यू और एसएक्यू के ऊपर, डिस्कशन के ऊपर एक वीडियो बना देंगे। और जो लोग चैनल में न्यू है, अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो बेल आइकन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में, क्लासमेट में थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोग इस टॉपिक के ऊपर, पॉल साइंस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, फिर हम लोग उसके बाद मिलते हैं, ठीक है।